Okay, hello everyone. So we will continue the video for the financial management. Last class में हमने ये देखा था कि what are the financial management क्या होता है, financial management की history क्या होती है ना। फिर हमने ये देखा था कि functions क्या क्या होती है, जिसमें we had discuss कि जो financial management की functions होती है that is financing decisions होती है, investment decision होती है and third one क्या होती है, third one is आप बताइए। एक तो फाइनेंशियल डिसीजन होती है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होती है और एक डिविडेंड डिसीजन होती है। ये हमने लास्ट टाइम में बात कर लिया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। एक तो बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होती है और गोल क्या था, व्हाई वी डू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फॉर्म में डिफाइन द टारगेट अगेंस्ट विच द फॉर्म्स ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, है ना। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपकी फाइनेंस क्या कहती है, मार्केट आपकी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है, सेमी स्ट्रांग है, या जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मैनेज करोगे कि अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कब पता चलेगा। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तब आपको पता चलता है ना। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग करती है ऑब्जेक्टिव का वेरी एसेंशियल बिकॉज इट इज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द ऑप्टिमल फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग। कि आप फाइनेंस में अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती है ना। तो एक अच्छे गुड ऑब्जेक्टिव्स की क्या होती है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स कब होगा, इट शुड बी क्लियर एंड एम्बिशियस, मतलब कि एक क्लियर होनी चाहिए और सीधी सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, टू टेक द डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, कंपनी के ग्रोथ करने के लिए, है ना। तो ये इट शुड बी अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, है ना। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे मैनेजमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट। Time frames would be the to be there evaluate success and the failure of any decision. See, सबसे बड़ी बात होता है कि कहीं भी अगर किसी डिसीजन को हमने लिया, लेकिन उस डिसीजन को लेने के बाद आपको क्या होता है कि मुझे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उसको ठीक से ठीक किया जा सकता है ना। यह बहुत ज़्यादा क्या होता है कि लेट ना हो जाए अपने फाइनेंशियल डिसीजन में लेने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताती है कि आपको कब अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को फेलियर की तरफ जब जा रहे हैं तो, और सक्सेस कैसे हो रही है और फेलियर क्यों हो रही है, और सक्सेस हो रही है तो क्यों हो रही है, और फेलियर हो रही है तो क्यों हो रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म। सी कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर बेसिस भी आपको होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्वार्टर में आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, ठीक है, देन नेक्स्ट क्वार्टर में आपने नहीं किया, ये सोचे कि एवरी लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में तो अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, नहीं, आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी, है ना। सो बेसिकली फॉलोइंग आर द टू मोस्ट डिस्कस्ड गोल ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, जो कहते हैं क्यों, वाई। तो वाई का जो आंसर था तो उसकी पहले आंसर होती है मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ दो चीज़ होती है, एक तो होती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है, देखो। अब अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कहते हैं ना तो सिंपली सी बात है कि कंपनी जो पिछले साल अगर 10 लाख रुपए कमाई या 10 करोड़ रुपए कमाई, तो इस बार अगर 10 करोड़ से अधिक पैसे कमा रही, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम लॉसेस, है ना, या मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप कमाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात क्या करते हैं, जब आपकी शेयर्स होल्डर की वेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पे पूरी पूरी कंपनी की बात करते हैं, जहाँ पे आपके एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ये दोनों की आपको कंट्रोल आपके पास होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इम्प्लॉयड, जिसको आप कहते हो, दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म मतलब बिजनेस की प्रॉफिट कैसे होगा, मैक्सिमाइजेशन होगा, कैसे मैक्सिमाइज होती है ना। तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन बी टेकन विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पे आपको कंपनी को प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प होती है। कैसे होती है, देखो। It also leads to the welfare of the society, hence it will result in the efficient allocation of resources, not only the form the point of view of the firm but also the society. See, सबसे बड़ी बात है कि allocation of resources, efficient, कितने अच्छे से आप अपने resources को allocation करते हो, मतलब allocate करते हो, means what, right person or right fund should be invested in the right what राइट प्लेस, जो कहते हैं ना राइट पर्सन शुड बी इन द राइट प्लेस। अगर सपोज मान लो कोई क्रिकेटर है, राइट, तो जब क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने दोगे तभी तो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। अगर क्रिकेटर से आप एक्टिंग करवा रहे हो,
या क्रिकेटर से आप क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ भी करा देते हो तो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देगा। इन द सेम वे अगर फंड में जहाँ पे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म करो, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू में से सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है। ऐसे केवल आप पैसे कमा जाओगे, पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ से बहुत मैक्सिमम अर्निंग आ जाती है, लेकिन वहाँ पे सोसाइटी को नुकसान हो जा रही है, तो ऐसे इंक्रीमेंट को आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कहलाता है, नहीं होगा। तो इसलिए आपको सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है ना। तो इस लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में का जो लिमिटेशन होती है ना, कुछ लिमिटेशन भी है। क्या? इट इग्नोर द रिस्क। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम अपने रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है बिजनेस के ऊपर, है ना। इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर करते हैं, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। It is value and then misuse होती है। It may widen the gap between the perception of the management and is that shareholder. So perception of management and that of the shareholder. हमको आपको क्या करना है कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में एक अच्छी सुझाव होनी चाहिए, एक तालमेल होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के करने के कारण। तो उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। नाउ सेकंड इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, जिसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हो, है ना। द प्रेजेंट value of the future cash flow generated by the decisions discounted at appropriate rate of the discount which reflect the degree of associated risk. The shareholder wealth is represented by the present value of all the future cash flow in form of the dividend or other benefit expected to form. Means what? जो भी आपको यहाँ पे बताया कि जो भी कैश फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाली है ना, जो भी कैश इनफ्लो होने वाली है ना, जो भी कैश इनफ्लो होने वाली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड के फॉर्म में जो भी कैश इनफॉर्म होने वाली है, और जो भी एक्सपेक्टेड बेनिफिट होती है फ्रॉम द फॉर्म टू द शेयर होल्डर, है ना। सपोज डिविडेंड मिल गया, है ना। कुछ कभी मॉनेटरी टर्म्स में क्या होती है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स में भी मिलते हैं डिविडेंड एज अ इक्विटी शेयर्स में। जब कंपनी क्या कहती है, जब मनी की इक्वल आपकी कंपनी के इक्विटी ही आपको देती है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा किया गया है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको डिविडेंड नॉन कैश में मिल रही है, ठीक है। नॉन कैश में कैसे मिलती है शेयर होल्डर को, जब कोई कंपनी अपनी डिविडेंड के बदले कंपनी के शेयर्स ही आपको अलॉट कर देती है ना, तो उसको नॉन कैश डिविडेंड हम बोलते हैं, राइट। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू। जो भी मार्केट में शेयर्स चल रही है, प्राइस हो रही है, सपोज आज रिलायंस की 25 रुपीज़ के एक शेयर है मार्क, तो उससे प्रेजेंट वैल्यू दिखाती है कि 25 रुपीज़ के पर शेयर है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। नाउ देयरफॉर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ इज अ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, है ना। तो मार्केट वैल्यू ये दिखाती है, राइट। In operational terms, the objectives seem to be practicals. The investors from exceptionals about the future cash flow, and these exceptionals are reflected in the market price of the shares. However, there are certain limitation of these objectives. See, wealth maximization का जो limitation है क्या क्या होता है, there should be efficient capital market wherein the effect of decision are truly reflected in the market price of the shares, number one. Number two, the market price of the shares should be not be influenced by the speculative activity. Speculative activity का मतलब होता है कि जो अभी भी नहीं हुआ, जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी हैपन, इट कैन नॉट बी हैपन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अभी सर्टेनिटी नहीं है कि क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे एक्टिविटी भी यहाँ पे किया जाता है। तो इस चीज़ को हमने क्या किया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली इस बात है, सुपीरियर क्यों बोला गया, क्योंकि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो केवल फॉर्म की होती है, केवल कंपनी की होती है, लेकिन अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है तो कंपनी की, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है तो कंपनी की भी यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, है ना। इसलिए आपको बताएगा, ठीक है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ लॉन्ग गोल बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स एजेंसी। अब यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनर्स, बेसिकली शेयर होल्डर की बात किया गया कि कंपनीज में ओनर और मैनेजमेंट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सी अकाउंटिंग में हमने पढ़ते थे ना कि अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। जब आप 11th-12th में पढ़े होंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू
डिफरेंट पर्सन, है ना, पढ़ते हैं ना, टू सेपरेट लीगल एंटिटी इन द सेम वे मैनेजमेंट और इक्विटी शेयर होल्डर को भी हमने यहाँ पे अलग अलग रखा है। क्यों? बिकॉज द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट बिटवीन द ओनर्स और शेयर होल्डर एंड द मैनेजर्स चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, ठीक है, शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कुछ और होती है, इसलिए दोनों को हमने अलग रखा है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शंस क्या क्या होती है। अब हम एक आपको फाइनेंशियल फंक्शंस के पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्लो चार्ट हम दिखाते हैं आपको, जहाँ पे सी यहाँ पे सबसे पहले क्या होते हैं, एक ब्रांचेज होती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको CFO, कंपनी का हर एक कंपनी में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के, दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करता हूँ यहाँ, ना ही कोई मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ, ना ही कोई HR डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे एक ट्रेजरर और एक कंट्रोलर में आते हैं, है ना। और यहाँ पे कैश क्रेडिट की मैनेजमेंट होती है ट्रेजर के अंदर में, और पूरा का पूरा कंट्रोलर का मतलब क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैनेजर्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजर्स होती है, जहाँ पे आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलर इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ट्रेजरर का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन द अकाउंट, मेंटेन द अकाउंट, है ना, अकाउंट, एंड प्रोवाइड प्रोवाइड the information to be considered for फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में आपको कि फाइनेंशियल डिसीजन में क्या हुआ, है ना। और यहाँ पे ये ट्रेजर के जो इनके बाद क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर, और यहाँ पे होता है इंटरनल ऑडिटर। हम थोड़ी सी एक मिनट में इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या होते हैं और इंटरनल ऑडिटर क्या होता है। सी, इंटरनल ऑडिटर का क्या काम होता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंटरनल ऑडिटर, टू ऑडिट द वर्क, टू ऑडिट द वर्क ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉय। जो भी अकाउंटेंट हैं, जो भी अकाउंट मैनेजर्स हैं, उन्होंने जो भी काम किया है ना, उसको हाउस ऑफ इंटरनल हाउस में आपको एक बार ऑडिट करना है कि क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया, क्या उन्होंने जितने भी गाइडलाइंस होती है, जितने भी रूल्स होती है, जितने भी रेगुलेशंस होती है, उनको क्या फॉलो किया या नहीं किया। पोर्टफोलियो मैनेजर्स में क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक बास्केट होते हैं ना, लेट्स सपोज कि एक बास्केट होता है, और इस बास्केट में कितने डेप्थ है, कितने इक्विटी है, कितने शेयर होल्डर हैं, कितने अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड होती है, शॉर्ट टर्म कितनी होती है, लॉन्ग टर्म कितनी होती है, तो इन सबको हम एक बास्केट में अगर हम एक साथ डिसीजन लेते हैं, डेट इज पोर्टफोलियो मैनेजर्स, राइट। तो ये वाली इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, है ना। अब सिंपल सी बात है, लास्ट टॉपिक हम देखते हैं आज की क्लास के लिए, है ना। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट। एक तो फाइनेंस होती है ना, फाइनेंस के साथ में जो आसपास के एरिया होती है, जो फाइनेंस जहाँ पे इम्पैक्ट करती है, फाइनेंस को जो जो इम्पैक्ट करता है ना, कौन कौन सी रिलेशनशिप होती है ना। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में तो गहरा रिश्ता है भाई, तो कभी भी ये तो छोड़ ही नहीं सकता, फाइनेंस इकोनॉमिक्स के बिना चल ही नहीं सकता, क्योंकि इनिशियल लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंस को ड्राइव किया है हमने, वो इकोनॉमिक्स से ही ड्राइव किया है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। यहाँ पे मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो में क्या होता है कि एक फाइनेंशियल टूल्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना। और मैक्रो में क्या होता है, डिफाइंड द सेटिंग विद इन विद द फॉर्म्स ऑपरेट, आपस में जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हम करते हैं ना। अब रिलेशन टू द अकाउंटिंग, अब फाइनेंस और अकाउंटिंग में क्या हो रिलेशन से, बहुत मेजर क्वेश्चन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ऐसी सिंपल सी बात है कि आप इस लाइन को ऐसे हम देख सकते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड्स, है ना। जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहाँ से फाइनेंस स्टार्ट होती है, ठीक है। दे आर क्लोजली रिलेटेड बट डिफर इन द ईच अदर प्राइमरी 3 एस्पेक्ट्स। 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे ये अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही पार्ट होती है। एक तो होते हैं रिकॉर्ड कीपिंग एंड वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। जब रिकॉर्ड कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग, है ना।
अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम मेंटेन करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं और मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। इसी रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आप वैल्यू को मैक्सिमाइजेशन करते हो, है ना, इसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, दैट इज कॉल्ड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, है ना। तो इस वजह से फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग एंड द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का रिलेशनशिप बताइए, है ना। See, the primary objective of accounting to measure the performance of the firms, assess the financial conditions, and determine the base of the tax payment, है ना। The primary goal of finance is to create the shareholder value by investing the positive NPV, net present value, है ना, project and the minimizing the cost of financing, right। सेकंड जो रिलेशनशिप बताती है, दैट इज कॉल्ड एक्रूअल मेथड्स वर्सेस कैश फ्लो। एक्रूअल मेथड वर्सेस कैश फ्लो क्या होता है, एक्रूअल मेथड्स इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली, ओके, एंड कैश फ्लो इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। कैश फ्लो का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑफ कैश इनटू अ बिजनेस, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो होती है, कैश आउटफ्लो कहाँ से होती है, कौन कौन सी सोर्सेस होती है, वो कहते हैं। अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द कैश फ्लो, वेल फाइनेंस इज अ कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड और टाइमिंग ऑफ द रिस्क ऑफ द कैश फ्लो। ये है ना, एक्रूअल मेथड में क्या होता है कि जब आप इनकम को अर्न करते हो और आप रिसीव करते हो, या किसी दिन के थोड़े दिन के बाद भी आप रिसीव करोगे, लेकिन करोगे तो कैश ही, है ना, इनफ्लो तो आएगा, है ना। एक बार आप बिजनेस में अर्न किया, अगर अर्न किया तो क्या होगा, आपकी कैपिटल का जनरेशन होती है, जनरेट करते हो, है ना। और कैश फ्लो में क्या होता है, मैग्नीट्यूड को हम कंज्यूम करते हैं, टाइमिंग और रिस्क को हम फ्लो करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी विद अनसर्टेनिटी। अकाउंटिंग डील्स विद द पास्ट डेटा, है ना, hence it is relatively certain when the finance is concerned with the mainly with the future, hence it having the degree of uncertainty। अकाउंटिंग सर्टेनिटी कैसे हो गया, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड कर लिए, है ना, और वो तो हमारे पास डेटा हो गया कि जिसके बेसिस पे रिकॉर्ड हुआ। लेकिन फाइनेंस में अनसर्टेनिटी क्या होगा कि हमने इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी पूरी की पूरी R&D के ऊपर होगी, है ना, पहले रिसर्च करोगे सारी चीज़ें कि कितने इंटरेस्ट है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, सब करोगे, लेकिन 1% आपके पास रिस्क भी तो होती है, अनसर्टेनिटी होती है ना, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। नोबडी नोज कि इजराइल और ईरान में युद्ध हो जाएगा और पूरी के पूरी स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो पूरी डाउन हो जाएगा, लेकिन हमने इन्वेस्ट किया था, तो ये फाइनेंस हमने था, तो ये हमारा अनसर्टेनिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप टू मार्केटिंग। अकाउंटिंग और मार्केटिंग क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप टू पर्सनल मैनेजमेंट। अब सिंपल सी एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में दोनों में क्या रिलेशनशिप होती है ना। द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द प्लेसमेंट ऑफ द स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनल डिपार्टमेंट एंड ऑल ऑफ दीज रिक्वायर्ड फाइनेंस, है ना। दस द डिसीजन रिगार्डिंग these aspects cannot be taken in the isolation of finance department। तो these are the relationship between the accounting and finance, ठीक है। सो वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिट, जहाँ पे अब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे अलग अलग अगर आप MBA के स्टूडेंट हो तो आपकी एक यूनिट में से एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अभी अभी हमने केवल और केवल 2 पार्ट में, जो लास्ट की क्लास थी और जो अभी की क्लास थी, इन दोनों में से केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस की मैंने बात किया है। अभी फाइनेंस बहुत लार्ज है, बहुत ही ब्रॉड है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स देखेंगे फाइनेंस के बारे में, ब्रांचेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होती है, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं। तो ये सारी अपकमिंग वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। फॉर डैट अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और just do the like, subscribe and comment for the videos, okay, thank you so much।